हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर, और इसमें हम देखेंगे कि रिलेशंस के हमारे क्या क्या टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा वाइड रिलेशन। इसको हम एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है? अ रिलेशन आर in a set A is called a wide relation or empty relation if no element of set A is related to any element of set A and we denote such relation by phi। अब समझते हैं इसको। देखिए, सपोज हमारे पास एक सेट है हमारे पास A। इस सेट को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो ये सेट ए है। अब रिलेशन जो डिफाइन किया है हमने, वो सेट ए से सेट ए पर ही डिफाइन किया है। तो तब इस केस में हम बोल देते हैं द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। ए से ए पर ही रिलेशन डिफाइन है। और जो भी रिलेशन होता है हमारा, जैसे रिलेशन आर है, वो ए से ए पे डिफाइन है। तो कहने का मतलब ए क्रॉस ए, यानी सेट ए का सेट ए के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इस पर जो रिलेशन डिफाइन है सेट ए से ए, वो इसका सबसेट होता है। ये बात आपको पता ही है। तो आर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब आर एम्प्टी रिलेशन कब होगा? सपोज ए में एलिमेंट है हमारे 1 2 3। तो यहाँ पर भी आप 1 2 3 लिख सकते हैं। तो आर जो सेट होता है आपका रिलेशन, वो ऑर्डर पेयर्स का सेट होता है। वो ऑर्डर पेयर्स जो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स होते हैं, इस ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आर में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए से ही रिलेटेड हो, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं वाइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन। कहने का मतलब यहाँ पर जो आर होता है वो एक नल सेट होता है, यानी इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, और इसको डिनोट करते हैं हम फाई से। तो यहाँ पर आप फाई भी लिख सकते हैं। अब ये जो सबसेट है आर, ये किसका है? ए क्रॉस ए का है। और आर किसके इक्वल है? फाई के इक्वल है यहाँ पर, क्योंकि वाइड रिलेशन है। तो फाई को क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस ए का सबसेट भी लिख सकते हैं। यही बात मैं लिख देता हूँ। आर जो है यहाँ पर वो किसके इक्वल है? फाई के इक्वल है, एक नल सेट के इक्वल है। और फाई जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका? ए क्रॉस ए का। और वैसे भी ये अंडरस्टूड बात है कि फाई तो सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता ही है। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक सेट लिया है हमने यहाँ पर ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर मैं ए सेट बना सकता हूँ। ये इसमें एलिमेंट हैं आपके 1 2 3 4। अब इसमें से यहाँ पर भी आपको एक दूसरा सेट बना लेना है ए 1 2 3 4। अब रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं, यानी इनकी पेयरिंग करते हैं, और उनमें से उसमें से एक सबसेट निकलता है आपका रिलेशन आर। अब आर कैसे लेना है आपको? आर यहाँ पर डिफाइन है कि उन ऑर्डर पेयर्स को लेना है आपको, किसमें से? ए क्रॉस ए के सेट में से। अगर वो ऑर्डर पेयर ए कोमा बी है, तो कंडीशन ये है उसकी कि ए माइनस बी जो है वो 12 होना चाहिए। ए माइनस बी क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। उस ऑर्डर पेयर को लेंगे कि अगर आपने ए और बी लिए हैं तो उन दोनों का डिफरेंस 12 होना चाहिए। तो अगर आप इस रिलेशन में देखेंगे, ये पेयर बनाएंगे, तो वन को वन के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि 1 - 1 0 होता है। और टू को टू के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि 2 - 2 भी 0 होता है। थ्री को थ्री के साथ नहीं ले सकते, वो भी 0 होता है। फोर को फोर के साथ भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी 0 होता है। इसी तरह से वन को टू के साथ भी नहीं ले सकते, क्योंकि 1 - 2 - 1 होता है। इसी तरह से कोई भी ऐसा पेयर नहीं आएगा यहाँ पर जिसमें जिन दोनों
एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो 12 हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई आपको ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, यानी ये जो रिलेशन रहेगा ये एम्प्टी रिलेशन रहेगा, क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट होगा। तो इस तरह के जो भी रिलेशंस होते हैं उन रिलेशंस को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन या फिर वाइड रिलेशन। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं रिलेशन के। नेक्स्ट टाइप है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब हमें यूनिवर्सल रिलेशन को समझना है कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। A relation R in a set A is said to be universal if R is equal to A क्रॉस A। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन को समझते हैं। तो एक सेट है हमारा A और एक ये दूसरा सेट है, ये भी ए ही है, दोनों सेट सेम है हमारे। अब एक हमने रिलेशन डिफाइन किया है, सेट ए से सेट ए पर आर है जो। अब अगर हम सेट ए और सेट ए का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो ये होता है ए क्रॉस ए। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक ए का ए के साथ, यही क्या बोला जाता है, एक यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है। किससे? सेट ए से सेट ए पर। यानी किसी सेट पर यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, उस सेट का उसी सेट के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है वही उसका यूनिवर्सल रिलेशन होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। यहाँ पर एक सेट ले लिया है हमने 1 2 3, जिसके एलिमेंट्स हैं सेट ए है। और एक रिलेशन हमने इस तरह से डिफाइन किया है कि वो उन सभी ऑर्डर पेयर का सेट है जिसमें ऑर्डर पेयर में जो दोनों एलिमेंट हैं उनका सम जो है वो लेस देन 7 है। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा सेट ए पर, ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अब क्यों होगा इसको चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ए क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं, यानी सेट ए का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो कैसे करते हैं, लास्ट वीडियोज में मैंने बताया है, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए सेट ए है हमारा 1 2 3, इसका प्रोडक्ट हमें लेना है सेट ए के साथ ही, तो इसको दोबारा से लिख सकते हैं आप 1 2 3। अब क्या करिए, ए क्रॉस ए के लिए ऑर्डर पेयर्स बना दीजिए। इस 1 को पहले इन सभी एलिमेंट्स के साथ ले लेंगे, फिर इस 2 को इन सभी एलिमेंट्स के साथ लेंगे, फिर 3 को इन सभी एलिमेंट्स के साथ लेंगे। तो देखिए 1 को सभी के साथ ले लिया तो बना 1 1, फिर 1 2 1 3, फिर 2 को लिया तो 2 1 2 2 2 3, और 3 को जब सबके सब एलिमेंट्स के साथ लेकर ऑर्डर पेयर बनाया तो 3 1 3 2 और 3 3। अब इस ए क्रॉस ए का जो सेट है यही यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए अब हमें आर फाइंड करना है। तो आर क्या है हमें, ये तो आप जानते ही हैं। आर जो होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, यानी इसमें से ही आर के एलिमेंट्स आएंगे। तो अब हमें आर के एलिमेंट्स लेने हैं तो हमें उन ऑर्डर पेयर को सेलेक्ट करना है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी है तो उन दोनों एलिमेंट्स का सम लेस देन 7 हो। तो 1 + 1 होता है 2, ये भी लेस देन होता है 7 से, तो इसको भी लिया जाएगा। 1 2 यानी 1 + 2 3, इसको भी, ये भी 7 से लेस देन है इनका सम भी, तो इसको भी लिया जाएगा। सभी को देखेंगे तो सभी ऑर्डर पेयर्स में जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर आप सम करेंगे दोनों का तो वो 7 से लेस देन है, यानी आप इस रिलेशन में इन सभी एलिमेंट्स को ले सकते हैं। तो हमने रिलेशन आर फाइंड कर लिया। रिलेशन आर क्या आएगा, ये सभी एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर जो ए क्रॉस ए है और जो आर है दोनों सेट सेम है, यानी दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट आर में हैं और आर के सभी एलिमेंट ए क्रॉस ए में हैं। तो कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि आर जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, ए क्रॉस ए के इक्वल है। तो यानी अगर आर ए क्रॉस ए के इक्वल है तो आर जो रिलेशन है वो कैसा है, आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन को हम समझते हैं। A relation on set A is called an identity relation if every element of A is related to itself only. It is denoted by
आई ए। अब आइडेंटिटी रिलेशन को समझते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए एक सेट हमने ले लिया यहाँ पर ए, और एक सेट यहाँ पर फिर से ए ले लिया हमने, और एक रिलेशन डिफाइन कर दिया हमने सेट ए से सेट ए पर ही, जो कि क्या है, आर है। अब सपोज ए में एलिमेंट है 1 और 2, तो यहाँ पर भी 1 और 2 होंगे इसमें एलिमेंट, क्योंकि दोनों सेट सेम है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा रिलेशन होगा इन दोनों सेट्स के बीच में, इन इन दोनों सेट पर, मतलब इस सेट ए पर रिलेशन आर जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा? वो तब होगा, उस केस में होगा कि अगर सेट ए के जो भी एलिमेंट हैं वो अपने आप से रिलेटेड हों, और अपने आप से रिलेटेड हों, और उसके अलावा और कोई पेयर उसमें नहीं होना चाहिए। यानी अगर 1 है तो 1 1 से रिलेटेड, यानी 1 1, 2 है तो वो 2 से रिलेटेड, तो यानी 2 2। तो ये जो रिलेशन बनेगा, ये बनेगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि 1 आपका 2 से रिलेटेड हो जाए, यानी जो एलिमेंट है वो अपने आप से ही रिलेटेड होगा केवल। ठीक है, तो ऐसे रिलेशंस को हम डिफाइन कर डिनोट करते हैं आई ए से। तो इसको आप बोल सकते हैं आई ए, कि ये सेट ए पर क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। तो एक रिलेशन हमने ले लिया है यहाँ पर, आई ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए कोमा बी, वेयर ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, एंड सेट ए यहाँ पर गिवन है। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके 1 2 और 3 एलिमेंट हैं। तो अब देखिए, इससे आपको एक रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन जब आपको फाइंड करना है यहाँ पर, यानी ऑर्डर पेयर का सेट होता है, तो उन ऑर्डर पेयर को लेना है जिसमें आप दोनों एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो 0 आए। तो अगर 1 को आप 1 के ही साथ लेंगे तो 1 - 1 0 होता है। 2 को अगर 2 को के ही साथ लेंगे तो 2 - 2 भी 0 होता है। और 3 को अगर 3 के साथ लेते हैं तो 3 - 3 भी 0 होता है। तो यानी ये जो रिलेशन है ये बोला जाएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन, और इसको आप डिनोट कर सकते हैं आई ए से। इसमें ऐसे नहीं ले सकते आप कि 1 को आपने 2 के साथ ले लिया, क्योंकि 1 और 2 का जो डिफरेंस है वो 0 नहीं आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है, ये जो डिफाइन किया गया है, ये क्या है, आपका आइडेंटिटी रिलेशन का एक एग्जाम्पल है। और थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कोई भी रिलेशन अगर सेट ए से सेट ए पर हम लेते हैं तो रिलेशन किस में से निकलता है, कार्टिजन प्रोडक्ट्स का, कार्टिजन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसको कार्टिजन प्रोडक्ट अगर हम करें इसका, तो ए का अगर ए के ही साथ कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस ए का इस ए के साथ कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे, यानी 1 को पहले इन तीनों एलिमेंट के साथ लेकर ऑर्डर पेयर, फिर 2 को। तो इस तरह से सभी ऑर्डर पेयर हम बना लेंगे, एक रो से फाइंड कर लेंगे। अब इसमें से एक रिलेशन निकलेगा आर, यानी जिसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोल रहे हैं। वो रिलेशन कैसे है, वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी जिन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, 0 होगा, तो उसको हम रिलेशन में लेंगे। तो देखिए, 1 - 1 0 होता है तो इसको ले लिया। 2 2 0 होता है, 2 2 में 2 और 2 का डिफरेंस 0 होगा तो इसको ले सकते हैं। और 3 3 है तो इसको ले लिया। तो ये जो अब रिलेशन बना आई ए आपका, ये कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है। चलते हैं अब नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस। तो अब रिलेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी रिलेशन की रिफ्लेक्सिविटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब देखना है हमें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या होता है। A relation R defined on a set A is said to be reflexive. रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब A रिलेटेड A होगा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, और ऑर्डर पेयर A कोमा B बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास सेट है
एक ए सेट है एक, और ए सेट से हम ए सेट पर ही एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो दूसरा सेट भी ए हो जाएगा। एक रिलेशन हमने ए से ए पर डिफाइन कर दिया आर। अब ये जो रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? जैसे ए में एलिमेंट है आपका 1, और यहाँ पर है 2, और यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर भी 1, 2 और 3 होगा। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? कि जितने भी एलिमेंट हैं आपके ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3। तो ये तीनों एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, यानी 1, 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2, 2 से रिलेटेड होना चाहिए, और 3, 3 से रिलेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब 1, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, 2, 2 भी रिलेशन में होना चाहिए, और 3, 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो इससे जो रिलेशन बनेगा आपका, इस टाइप का रिलेशन जिसके अंदर ये सभी ऑर्डर पेयर होंगे, तो ऐसे रिलेशन को आप बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये तो आपने आइडेंटिटी रिलेशन में भी बताया था, तो आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए वो भी कर देता हूँ क्लियर एग्जांपल से। सपोज यही दो सेट है, यही सेट है हमारा ए, इस पर रिलेशन हमने डिफाइन किया आर, और आर कोई रिलेशन सपोज हमारे पास ऐसे है 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन अगर इसमें क्या है, 1, 2 भी है, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्योंकि आइडेंटिटी में तो जो एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, और उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और कोई ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए। तो ये जो ऑर्डर पेयर है, ये अगर नहीं होता तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होता। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है कि रिफ्लेक्सिव में वो सभी ऑर्डर वो सभी एलिमेंट्स रिलेशन में होने चाहिए जो अपने आप से रिलेट करते हैं, और उनके साथ साथ और भी एलिमेंट्स उसमें हो सकते हैं। क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक रिलेशन है हमारे पास आर, जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 2, 1। और ये किस पर डिफाइन है? ये एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3। इस पर ये डिफाइन है ये रिलेशन। तो अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि सेट ए के एलिमेंट देखिए, तो सेट ए के एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो रिलेशन में अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, यानी 1, 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2, 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3, 3 से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर रिलेशन को जब आप देखेंगे तो 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है, 3, 3 से रिलेटेड है। तो यानी ये तीनों एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं। तो यानी ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये बात और है कि इसमें 2, 1 से भी रिलेटेड है, तो हमको उतना नहीं देखना, हमें तो ये देखना है कि जितने भी ए के एलिमेंट हैं वो सभी आपस में रिलेटेड जरूर होने चाहिए। तो ये तीनों एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, तो कहने का मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। और रिलेशन की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है? जब रिलेशन कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, तो उसमें जो प्रॉपर्टी है ये, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव टी, या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझा हमने। अब ये बात मैं बता ही चुका हूं आपको कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। बट जो रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे यही एग्जांपल है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में ये होना चाहिए कि जो एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट हैं बस वही होने चाहिए, एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलेशन आर डिफाइन ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए।
एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए यहाँ पर ए कोमा बी है, के प्लेस पर ये ए कोमा ए ही होगा। ठीक है, देखिए एक रिलेशन है यहाँ पर हमारा आर, जिसके एलिमेंट्स हैं 2,1 और 4,1। और ये किस पर डिफाइन है? ये एक सेट पर डिफाइन है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1, 2 और 3। ठीक है, तो अब इररिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने आप से कनेक्टेड हो, अपने आप से रिलेटेड हो। यानी वन वन अगर पहला एलिमेंट है सेट ए का, तो 1,1 नहीं होना चाहिए रिलेशन में। फिर 2 है यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट, तो 2,2 नहीं होना चाहिए, और 3,3 भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो रिलेशन है आर, इनमें से इस रिलेशन में इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो रिलेशन है आपका, ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? A relation R defined on a set A is said to be non-reflexive if it is neither reflexive nor irreflexive। कहने का मतलब एक ऐसा रिलेशन जो ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही रिफ्लेक्सिव हो, मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही इररिफ्लेक्सिव होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलेशन ले लिया हमने आर, जो कि डिफाइंड है सेट ए पर, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। और एक रिलेशन है हमारा 1,1, 2,1 और 2,3, जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनका सेट, ये रिलेशन है। अब ये जो रिलेशन है ये नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही इररिफ्लेक्सिव है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव तो इसलिए नहीं है क्योंकि 1,1 तो 1 से रिलेटेड है, लेकिन 2,2 और 3,3 रिलेटेड नहीं है। तो कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि सभी जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के 1, 2, 3, वो सभी आपस में रिलेटेड नहीं है, बस ओनली वन वन से रिलेटेड है। उसके बाद इररिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि इररिफ्लेक्सिव कब होता है? जब जितने भी एलिमेंट हैं 1, 2, 3 सेट ए के 1,1, 2,2, 3,3, अगर ये सारे एलिमेंट रिलेशन में ना हो, तब वो क्या होता है? इररिफ्लेक्सिव होता है। तो सारे तो एलिमेंट नहीं है, लेकिन 1,1 इसमें है, तो ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो कहने का मतलब ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ना ही इररिफ्लेक्सिव है। तो यानी ये जो रिलेशन है आपका, ये नॉन नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? A relation R defined on a set A is said to be symmetric if A related B, it implies B related A for every A comma B belongs to A, or if A comma B belongs to R, it implies B comma A belongs to R होगा यहाँ पर। अब देखिए इस बात को समझिए, जैसे कोई रिलेशन है हमारे पास, ये है आपका 1,2, 2,1। तो ये जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि देखिए इसमें वन किससे रिलेटेड है? 2 से। तो वन किससे रिलेटेड है भाई? 2 से। यानी इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1,2 किस में बिलोंग कर रहा है? आर में, यानी ये रिलेशन में है। तो अगर 1, 2 से रिलेटेड है, तो 2, 1 से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो देख लीजिए 2, 1 से भी रिलेटेड है, यानी कहने का मतलब 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं आप सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब ये पेयर देखा आपने 1,2, तो इसका जो रिवर्स किया आपने, तो वो क्या हुआ? 2,1। तो 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, तो वो रिलेशन में है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए सेट ए के, जिस पर रिलेशन डिफाइन किया गया है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं।
और एक ये कंडीशन भी है इसकी कि कोई भी रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, जब उस रिलेशन का इनवर्स उसके ही इक्वल हो जाता है। यानी अगर कोई रिलेशन आर है और उसका इनवर्स रिलेशन है आर इनवर्स, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो तब वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक सेट है हमारा ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 5 6, और दो रिलेशन हमने यहाँ पर ले लिए, एक R1 और एक R2। दो रिलेशन हमने ले लिए, एक R1 और एक R2। तो R1 में जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो क्या क्या ऑर्डर पेयर हैं, 2 4 4 2 4 5 6 6 और 5 4। इसी तरह से R2 के एलिमेंट्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आपको ये चेक करना है इन दोनों में कि R1 और R2 दोनों सिमेट्रिक रिलेशन हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए R1 को चेक करते हैं। तो R1 में हमने देखा 2 किससे रिलेटेड है भाई, 4 से। तो 4 भी किससे रिलेटेड होना चाहिए इसी रिलेशन में, 2 से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो 4 2 से भी रिलेटेड है, तो कहने का मतलब 2 4 किस में है, रिलेशन R1 में है। तो 4 2 भी किस में होना चाहिए, रिलेशन R1 में। तो ये है, तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है बात। उसके बाद देखते हैं 4 5 किस में है, R1 में है। तो अगर ये रिलेशन R1 में है तो इसका मतलब 5 4 भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए 5 4 भी है, तो 5 4 भी रिलेशन में है, R1 में है। अब देखिए 6 6 है, यानी 6 रिलेटेड है 6 से, ये R1 में है। तो अब इसको रिवर्स करेंगे तो 6 6 ही आएगा, तो ये भी R1 में है। तो कहने का मतलब R1 जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है आपका। अब इसी तरह से आप R2 को भी चेक कर सकते हैं। तो R2 में 2 4, तो 4 2 भी होना चाहिए। तो देखिए इसमें 4 2 कहीं भी नहीं है R2 में। तो कहने का मतलब ये यहीं पर सिमेट्रिक रिलेशन की जो कंडीशन है वो फेल हो गई। तो कहने का मतलब 2 4 तो रिलेशन R2 में है, लेकिन 4 2 रिलेशन R2 में नहीं है। यानी 2 से 4 तो रिलेटेड है R2 में, लेकिन 4 से 2 रिलेटेड नहीं है। तो R2 सिमेट्रिक नहीं है, और आगे चेक करने की जरूरत आपको है ही नहीं। ठीक है, तो R1 सिमेट्रिक है, मैंने आपको बता दिया है। क्यों सिमेट्रिक है R1, क्योंकि 2 4 R1 में है, तो 4 2 भी R1 में है। 4 5 R1 में है, तो 5 4 भी R1 में है, और 6 6 भी R1 में है। ठीक है, तो R1 तो हो गया आपका सिमेट्रिक, और R2 क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 से 4 रिलेटेड था, लेकिन 4 से 2 रिलेटेड नहीं है किसमें, ये R2 में। तो इसलिए R2 रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट है हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन। अब एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be asymmetric if A related to B, it implies B related to A for every A comma B belongs to A, or A comma B belong to A R, it implies, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये बी कोमा ए जो है वो रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है, ए से। तो देखिए मैं समझा देता हूँ इसको एक बार। यहाँ पर देखिए एक रिलेशन है आर हमारा, और आर जो रिलेशन है वो डिफाइन किस पर है, सेट ए से सेट ए पर ही डिफाइन है। यानी आर जो डिफाइंड है वो सेट ए पर डिफाइंड है, ये रिलेशन है। तो अब ये रिलेशन सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कब होता है, कि अगर सेट ए के जो एलिमेंट हैं सभी, उनके लिए कंडीशन होनी चाहिए। जैसे सपोज सेट ए का एक एलिमेंट ए ले लेता हूँ, और एक एलिमेंट सेट ए का मैं ले लेता हूँ बी, कोई भी इसमें। ठीक है, तो दोनों सेट ए हैं आपके। तो जैसे सेट ए के दो एलिमेंट हैं हमारे, ए और बी। तो ए से बी रिलेटेड है, लेकिन बी से ए रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। कहने का मतलब अगर ए कोमा बी तो रिलेशन को बिलोंग करता है,
लेकिन बी कोमा ए रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, तो कहने का मतलब रिलेशन जो है वो हमारा वो एसिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक सेट है हमारा जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, सेट ए है। और एक रिलेशन इस पर डिफाइन किया गया है हमारा, जिसके ऑर्डर पेयर हैं 1, 2, 1, 3 और 2, 3। अब हमें चेक करना है कि ये एसिमेट्रिक रिलेशन है या सिमेट्रिक। तो देखिए 1, 2 से रिलेटेड है, लेकिन 2, 1 से रिलेटेड नहीं है। यानी 1, 2 तो रिलेशन में है, लेकिन 2, 1 रिलेशन में नहीं है। अब इसी तरह से देखिए 1, 3 तो रिलेशन में है, लेकिन 3, 1 रिलेशन में नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2, 3 यानी 2 से 3 रिलेटेड है, मतलब 2, 3 रिलेशन में है, लेकिन 3, 2 रिलेशन में नहीं है। तो कहने का मतलब ए सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है कि A, B तो रिलेशन में है, लेकिन B, A रिलेशन में नहीं है। कहने का मतलब ये जो रिलेशन है आर आपका, ये रिलेशन आपका एसिमेट्रिक रिलेशन है। ये एसिमेट्रिक रिलेशन था। अब नेक्स्ट रिलेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखेंगे इसकी। A relation R on a set A is said to be antisymmetric if A related B and B related A. It implies A equal to B. अब एंटीसिमेट्रिक को समझना है। देखिए एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर एक एलिमेंट है ए रिलेशन में और वो किससे रिलेटेड है, बी से। और दूसरी बात, जो एलिमेंट है बी वो किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है। तो अगर ऐसा है और ऐसा है तो वो किस कंडीशन में है, जब ए और बी किस कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। तो तब उस रिलेशन को बोलेंगे हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर A, B तो रिलेशन में है और B, A वो भी रिलेशन में है, लेकिन इससे क्या होना चाहिए, इससे ए और बी क्या हो जाने चाहिए, दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। मतलब जब ए और बी दोनों इक्वल हैं तभी ये दोनों कंडीशन होल्ड हों, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अब देखिए एक रिलेशन हमने लिया, सेट ए पर रिलेशन लिया हमने। सेट ए है हमारा जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। और एक रिलेशन डिफाइन किया हमने जो कि ऑर्डर पेयर का सेट है। एक्स वाई ऑर्डर पेयर अगर कोई रिलेशन में है तो इसका मतलब एक्स जो है वो या तो वाई से लेस देन हो या इक्वल टू हो। तो ऐसे रिलेशन को हम कैसे पता करेंगे कि वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। देखिए देखिए इसमें हमने सबसे पहले तो आर को फाइंड कर लिया है। भाई आर क्या है हमारा, आपको वो सभी पेयर्स लेने हैं जिसमें पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के या तो इक्वल हो या लेस देन हो। तो हम यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो देखिए ऐसे कौन कौन से पेयर होंगे। ऐसा होगा देखिए 1, 2, क्योंकि 1, 2 से रिलेटेड है तो 1 जो है वो 2 से लेस देन भी है। 1, 1 भी लिया जाएगा क्योंकि 1, 1 के इक्वल है, या तो इक्वल हो या फिर लेस देन हो। और 1, 3 होगा और 1, 4 होगा क्योंकि 1 सभी से लेस देन है। और इसी तरह से 2, 1 तो नहीं होगा क्योंकि 2, 1 से ग्रेटर है। तो 2, 2 हो जाएगा क्योंकि इक्वल तो चलेगा। 2, 3 भी होगा और 2, 4 भी होगा। और 3 पर आए तो 3 की पेयरिंग करेंगे जब इनके सबके साथ, तो 3, 1 नहीं होगा क्योंकि 3, 1 से ग्रेटर है। तो 3, 3 होगा और 3, 4 होगा और फिर 4, 4 होगा। अब इसको हमें चेक करना है कि ये एंटी सिमेट्रिक है। अब ये एंटी सिमेट्रिक क्यों है,
क्योंकि देखिए मैंने बताया कि अगर ऐसा है कि कोई ऐसा एलिमेंट है कि ए बी से रिलेटेड हो और बी ए से रिलेटेड हो, तो तब उस केस में ए और बी दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा एलिमेंट देखिए 1 2 से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन 2 1 से रिलेटेड नहीं है। और 2 1 से रिलेटेड किस केस में हो सकता है? केवल जब 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल हों, ठीक है। तो अगर ए बी से रिलेटेड है, ए जो है वो बी से रिलेटेड है, तो बी ए से रिलेटेड कब होगा? जब ए और बी दोनों इक्वल होंगे। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये ऐसा ही रिलेशन है, तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है रिलेशन की, इसको देखना है। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन को समझेंगे। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी, इट implies ए रिलेटेड टू सी फॉर एवरी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए। अब देखिए एक सेट है हमारा ए, जिसके सपोज एलिमेंट हैं आपके ए बी सी, ये 3 एलिमेंट हैं। अब इसमें आपके जो रिलेशन आर डिफाइंड है वो कुछ इस तरह से है कि ए बी से रिलेटेड है रिलेशन में, और अगर बी किससे रिलेटेड है? सी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कहने का मतलब, अगर ए कोमा बी रिलेशन में है और बी कोमा सी ये भी रिलेशन में है, तो ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ये तब ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर? इसका एग्जाम्पल ले लेते। तो एग्जाम्पल है हमारा, एक सेट है हमारा ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। 3 एलिमेंट्स हैं और ये रिलेशन इस पे डिफाइन है। अब इसको हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ले लेते हैं यहाँ पर। 1 1 रिलेटेड है 1 से, 1 1 का मतलब 1 1 से रिलेटेड है। तो इसको तो छोड़िए, आपको वो पेयर देखना है जिसमें दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो। तो इसको ले सकते हैं 2 3, और ये 3 2। तो देखिए 2 किससे रिलेटेड है? 3 से रिलेटेड है। और 3 किससे रिलेटेड है? 2 से रिलेटेड है। यानी 2 किससे रिलेटेड होना चाहिए? 2 से। तो 2 2 रिलेशन में है, तो ठीक है। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2 3 है, यानी 2 से 3 रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपने चेक कर लिया। इनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सेम पेयर हैं। ये तो वो ऑर्डर पेयर हैं जिसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम है। तो आपको केवल बस किसको चेक कर लेना है? इसको चेक कर लेना है। यानी 2 3 रिलेशन में है और 3 2 रिलेशन में है। तो इट इम्प्लाइज क्या होना चाहिए कि 2 2 किस में होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। यानी 2 2 रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए 2 2 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है आपका। ठीक है, तो आर कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कि ए अगर बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो ए इससे रिलेटेड होना चाहिए, सी से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एवरी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक सेट गिवन है एक्स, जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। और इस पर आपने 3 रिलेशंस यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, R1 R2 और R3। अब आपको इन तीनों रिलेशंस को ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं,
ट्रांजिटिव हैं या एंटी सिमेट्रिक हैं, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा सिमेट्रिक होगा, कौन सा नहीं होगा। यानी इन तीनों रिलेशंस के लिए आपको ये इन सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन पर, और सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका R1। R1 में जो रिले फर्स्ट पार्ट में R1 गिवन है, रिलेशन गिवन है R1। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके हैं ये 1,1, 1,2, 2,1। और किस सेट पर डिफाइन है रिलेशन? एक्स पर। एक्स में एलिमेंट है आपके 1, 2, 3 और 4। अब देखिए सबसे पहले हमें इसे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखिए सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। यानी 1, 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2, 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3, 3 से रिलेटेड होना चाहिए, और 4, 4 से रिलेटेड होगा, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए 1,1 तो रिलेशन में है, लेकिन 2,2 कहीं भी इसमें नहीं है, किसी भी ये पेयर नहीं है। और 3,3 भी रिलेशन में नहीं है R1 में। और 4,4 भी R1 में नहीं है। तो कहने का मतलब R1 जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करना है कि R1 सिमेट्रिक है या नहीं है। देखिए सिमेट्रिक होने का क्या कंडीशन है? अगर 1, 1 से रिलेटेड है तो 1, 1 से होना चाहिए, तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। तो सेम पेयर है आपका, दोनों एलिमेंट सेम है, तो इसको देखिए 1, 2 से रिलेटेड है, यानी 1, 2 से रिलेटेड है तो क्या, यानी 1,2 रिलेशन में है, तो क्या 2,1 रिलेशन में है? तो आप देखते हैं कि 2,1 भी रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। मतलब 1,2 बिलोंग्स टू R1, इट इम्प्लाइज 2,1 बिलोंग्स टू R1। इसका मतलब R1 जो है आपका वो कैसा है? सिमेट्रिक है। तो R1 रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब चेक करना है R1 को कि R1 ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो फिर से वो पेयर्स देखिए R1 के, जिसमें दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट हों। तो देखिए ये वो पेयर कौन सा है? ये है 1,2 और 2,1। देखिए इसको देख लेते हैं। 1,2 यानी 1,2 रिलेशन में है, यानी 1, 2 से रिलेटेड है। और 2 किससे रिलेटेड है? 1 से रिलेटेड है, यानी 2,1 भी रिलेशन में है। तो होना क्या चाहिए? 1 किससे रिलेटेड होना चाहिए? 1 से, यानी 1,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए 1,1 रिलेशन में है क्या? तो 1,1 रिलेशन में है, तो कहने का मतलब ये रिलेशन कैसा है? R1, R1 ट्रांजिटिव भी है। R1 इज ट्रांजिटिव। अब चेक करना है आपको एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? कि अगर ए रिलेटेड बी है, यानी ए कोमा बी आर में है, तो बी कोमा ए भी आर में होगा। कब? किस कंडीशन में? जब दोनों इक्वल हों। कौन कौन? ए और बी। मतलब जब ए और बी दोनों इक्वल होते हैं तभी ये दोनों पेयर उस रिलेशन में होने चाहिए। देखिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप रिलेशन में R1 में 1 किससे रिलेटेड है? 1,2 रिलेटेड टू R1। और 2 किससे रिलेटेड है? 1 से, यानी 2,1 भी R1 में, यानी ये A, B बिलोंग्स टू R1, ये B, A बिलोंग्स टू R1। बट ए और बी जो हैं वो इक्वल नहीं है, यानी 1 तो 2 के इक्वल होता नहीं है, तो यानी ये इक्वल नहीं है, तो कंडीशन जो है वो फेल हो गई। एंटीसिमेट्रिक तो कब होता? जब ए रिलेटेड बी होता और बी रिलेटेड ए होता। लेकिन किस केस में? जब ए और बी क्या होते? ये दोनों इक्वल होते, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी R1 जो है वो एंटीसिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। R1 एंटी सिमेट्रिक नहीं है। कोमा
1 और 4,4। तो अब देखिए, सबसे पहले तो चेक करना है हमें, आर जो डिफाइन था वो किस सेट पर डिफाइन था, 1,2,3,4। कहने का मतलब 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 से और 4 4 से। तो देखिए, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है और 4 4 से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब R2 जो है आपका रिलेशन वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। तो लिख देंगे बिकॉज 1,1,2,2,3,3,4,4 belongs to R2। इट मीन्स R2 कैसा है आपका, R2 इज कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में वो और उन ऑर्डर पेयर्स को देखते हैं जिसमें दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो। तो देखिए 1,2 को देख लीजिए, तो 1,2 को देखेंगे तो 1,2 किसमें है, रिलेशन में है, R2 में। तो क्या देखिए 2,1 भी रिलेशन में है, 2,1 भी है देखिए यहाँ पर, तो यानी ये 2,1 भी रिलेशन में है। अब उसके बाद देखिए और क्या है डिस्टिंक्ट पेयर, 1,4। 1,4 रिलेशन में है, तो क्या ये बताइए 4,2 1 भी रिलेशन में है, तो 4,1 भी रिलेशन में है। कहने का मतलब R2 जो है वो सिमेट्रिक भी हो गया। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो सेम। 3,3 2,2 इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। R2 इज सिमेट्रिक भी हो गया। उसके बाद चेक करनी है आपको ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, तो देखिए फिर से वो एलिमेंट्स लीजिए जो डिस्टिंक्ट, वो पेयर लीजिए, ऑर्डर पेयर जिनमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो। देखिए एक तो 1,2 ले लीजिए, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब ऐसा एक पेयर लीजिए जिसमें 2 से स्टार्ट हो, तो 2,1 है ये, एंड 2,1 बिलोंग्स टू R2। R2 में है, तो इट इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ये 1 किससे रिलेटेड होना चाहिए, 1 से। तो 1,1 भी रिलेशन में है, चेक करके देखिए, तो 1,1 भी है। ठीक है, तो ये तो ठीक हो गया। इसके बाद इसको देख लीजिए 1,4। 1,4 R2 में है, और देखिए 4 किससे रिलेटेड है, 4 4,1 है यहाँ पर, तो 4,1 भी रिलेशन में है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, तो 1,1 वो तो रिलेशन में है ही, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यानी ट्रांजिटिविटी की ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। ठीक है। इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं, जैसे आपने लिया था 1,4 बिलोंग्स टू R2, और 4 किससे रिलेटेड था, एक ये फेयर भी है 4 का, 4 4 से रिलेटेड था। इसको तो नहीं लेना क्योंकि ये तो दोनों एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो यहीं पर चेक हो गया कि ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव भी है। तो यानी R2 क्या है आपका, R2 इज ट्रांजिटिव। R2 एक आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब ये चेक करना है कि R2 जो है वो आपका एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो R2 जो है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। देखिए देखिए 1 2 से रिलेटेड है, लेकिन 2 1 से रिलेटेड है, लेकिन 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये कैसा रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आप लिख देंगे 1,2 बिलोंग्स टू R2 एंड 2,1 also belongs to R2, but 1 is not equal to 2, it means R2 is not anti-symmetric। तो R2 को भी चेक कर लिया आपने। अब चलते हैं R3 पर। R3 पर चेक चलेंगे। अब तो R3 के लिए मैं पहले यहाँ पर R3 रिलेशन को लिख लेता हूँ, एक स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर। R3 रिलेशन क्या है हमारा, उसको लिख लेंगे, उसके बाद R3 को भी हम चेक करेंगे। ये मैं शॉर्ट में बता दूंगा आपको, लिखेंगे वैसे ही जैसे हमने R1 और R2 को लिखा है।
देखिए R3 क्या है हमारा, R3 रिलेशन है हमारा जो गिवन था हमें। R3 है 2,1, 3,1, 3,2, 4,1 और 4,2 और 4,3। इसको मैं डायरेक्ट डिस्कस कर देता हूँ, आप कर लेंगे। देखिए ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि इसमें ना तो वन वन से रिलेटेड है, ना टू टू से रिलेटेड है। और थ्री भी थ्री से रिलेटेड नहीं है। तो वैसे तो यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। ये R3 और 4,4 भी फोर रिलेशन में नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। वैसे आप यहीं से पता कर लेंगे कि 1,1 रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब चेक करते हैं इसको कि ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्री को चेक करते हैं। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं? सिमेट्री को चेक करने के लिए ऑर्डर पेयर को देखेंगे, उस ऑर्डर पेयर को जिसमें दोनों एलिमेंट कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो। देखिए इस ऑर्डर पेयर को देख लेते हैं। 2,1 रिलेशन में है, लेकिन 1,2 कहीं भी नहीं है। तो कहने का मतलब 2,1 बिलोंग्स टू R3, बट 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R3। तो इसका मतलब क्या है, R3 जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। R3 इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे तो देखिए कैसे चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। फिर से पेयर लेंगे, डिस्टिंक्ट पेयर। देखिए 2,1 यानी 2 1 से रिलेटेड है R3 में, और 1 किससे रिलेटेड है, 1 देखिए। 1 को देखेंगे तो 1 किसी से रिलेटेड नहीं है, तो इसको मत लीजिए। आप किसको ले लेंगे, इसको देखिए। 3,1 को भी मतलब अभी यहाँ से देखो। 3, इसको भी नहीं, यहाँ से देख लेंगे। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इसको देख लीजिए। क्योंकि तीन एलिमेंट ऐसे देखने होते हैं ना जो आपस में एक दूसरे से, यानी 4 अगर 2 से रिलेटेड है तो दूसरा ऐसा देखना होता है जिसमें 2 किसी और से रिलेटेड हो। तो कहने का मतलब हमने एक देख लिया, 4,2 बिलोंग्स टू R3, यानी 4 जो है 2 से रिलेटेड है, और 2 किससे रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है। एंड 2 1 बिलोंग्स टू R3। तो 4 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो 4 किससे रिलेटेड होना चाहिए, 1 से। तो 4,1 इसमें है कि नहीं है? देखिए 4,1 इसमें है। क्लियर है? इसी तरह से आप देख सकते हैं और एलिमेंट्स के लिए भी। यहाँ पर देख लीजिए 3,2, 3,2 बिलोंग्स टू R3, यानी 3 2 से रिलेटेड है, और 2 किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है। यहाँ पर 2 2 रिलेटेड है 1 से। तो इसका मतलब क्या है, अगर 3 2 से रिलेटेड है और 2 1 से रिलेटेड है, यानी 3 किससे रिलेटेड होना चाहिए, 1 से रिलेटेड होना चाहिए। यानी 3,1 भी R3 में है कि नहीं, इसको चेक करिए। तो 3,1 R3 में है। तो यानी कहने का मतलब ये इसके लिए भी आपने देख लिया। तो कहने का मतलब R जो हो जाएगा हमारा, वो R3 वो कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो R3 ट्रांजिटिव तो हमारा हो गया। अब एंटीसिमेट्रिक देखना है। एंटीसिमेट्रिक कैसे देखेंगे हम? ये एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो एंटीसिमेट्रिक के लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर 1 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, तो 1 2 से रिलेटेड भी होना चाहिए इसके अंदर। कब? जब जब 1 और 2 आपस में इक्वल हो। देखिए 2,1 रिलेशन में है, लेकिन 1,2 रिलेशन में नहीं है।
क्यों? क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं होते। इसी तरह से 3,1 तो है, लेकिन 1,3 नहीं है, क्योंकि 1 और 3 आपस में इक्वल नहीं होते। इसी तरह से सभी पेयर्स के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो कंडीशन है एंटी सिमेट्रिक की, ये उसे फॉलो कर रहा है, यानी R3 जो है वो कैसा है, इज एंटी सिमेट्रिक।